हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और ये जो है आज का लेक्चर क्लास 9th के बच्चों के लिए है, जिसमें हम 13.2 को पढ़ेंगे। और 13.2 में क्या है, किस तरह का प्रॉब्लम आता है और इसमें किस किस तरह का आकृति है जिससे हमको परिचित होना है और रूबरू होना है, इसको हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो ऑफलाइन के सभी बच्चे और ऑनलाइन के सभी बच्चे कृपया ध्यान से पढ़ें चैप्टर को, बिना वीडियो को बिना स्किप किए आप कंटिन्यू देखें, ताकि सारा कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है ना। तो चलिए आज का जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें हम 13.2 को समझेंगे। तो आप फिगर से ही आप कुछ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक बेलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बेलन। देखो, ऑफलाइन वाले सभी बच्चे कृपया साथ जरूर चलें। ऑनलाइन के बच्चे का ये जो वीडियो है अभी से लेकर कल तक में अपलोड होगा, लेकिन अभी तो आप लोग प्रेजेंट में हमारे साथ हैं, तो एटलीस्ट साथ में आप हैं तो साथ में रहें। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो हो सके तो आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, लाइव चैटिंग चलता है, तो लाइव चैटिंग के दौरान जो समझ रहे हैं वो उस वक्त हम लाइव चैटिंग के दौरान देखते हैं कौन कौन से बच्चे क्या क्या कमेंट करते हैं। तो कृपया करके अगर कोई तरह का डाउट रह जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो ज़रूर आप कमेंट करें। इवन कमेंट बॉक्स भी रहता है लाइव चैट में, अगर नहीं कर पाएँ बाद में आप वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करते जाएं। वो सारा कमेंट हम सीन करते हैं और सारा कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग बेलन को समझते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले ना समझते हैं बेलन है क्या। बेलन एक सिंपल सा पाइप को आप देखे होंगे, तो जो पाइप होता है वो पाइप का आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? बेलन कहेंगे। हम डायरेक्ट चलते हैं नोट पैड पर और बेलन के बारे में कई सारा जो जानकारी है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो ये है 13.2 जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेलन। बेलन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं? सिलेंडर। क्या कहेंगे? सिलेंडर। चलो देखो, अगर ये मान लेते हैं एक पेज है, एक सीट है, ठीक है ना। इस पन्ना को हम ऐसे फोल्ड करें तो एक गोल राउंड जैसा कुछ आकृति बनेगा। क्लियर है? अगर हम इस पेपर को अगर हम ऐसे करके मोड़ दें तो ये क्या बन रहा है? गोल आकृति बन रहा है। ये जो गोल आकृति बन रहा है यही एक प्रकार का क्या कहलाएगा? बेलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेलन। थोड़ा सा पेज जो है वो मॉइस्चर हो गया तो इसलिए गोल पूरा नहीं हो पाया, बट आप समझिएगा। ठीक है ना। तो ये जो इधर गोल है, इधर भी गोल है कि नहीं, और ये चारों साइड से क्या है? पूरा राउंडेड है, गोल है कि नहीं। तो इस तरह का जो आकृति है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? बेलन। देखिए, अगर आप बेलन पर चर्चा कर रहे हैं तो एक छोटा मोटा सा चीज़ को हम लोग समझेंगे। सर ये बेलन है तो इसमें एक वृत्ताकार भाग है, ऊपर भी और एक नीचे भी। तो बेलन को समझने से पहले आपको वृत्त को समझना पड़ेगा। तो ये क्या है? वृत्त है। एक वृत्त के बीचों बीच बिंदु होता है जिसको हम लोग कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये पूरा क्या कहलाएगा? वृत्त। और ये वृत्त के चारों तरफ का जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। फिर आपका ये केंद्र से लेके परिधि तक का एक दूरी होता है, तो परिधि से लेके केंद्र तक का दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। इसको इंग्लिश में हम लोग रेडियस कहेंगे, इसलिए इसको सूचित किससे करेंगे? RADIUS होता ना, रेडियस। इसलिए इसको हम लोग सूचित किससे करेंगे? R से। कोई बड़ी R से या तो छोटी R से, आप दोनों से सूचित कर सकते हैं। परिधि को हम लोग पेरीमीटर भी कहते हैं और सरकमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है ना। केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर। क्या बोले सर? डायमीटर। हाँ सर, बता रहे हैं आपको डायमीटर। अब आप जरा सा आगे चलिए और एक ऐसा लाइन खींच रहे हैं जो दोनों तरफ परिधि को टच करता है, लेकिन वो केंद्र से होकर जाता है, सेंटर से होकर जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं व्यास, डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। इसको D से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? D से। उसके बाद एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ इधर ये जो परिधि है, इस परिधि को मिलाने वाला कई सारा रेखाएं होती है जिसको हम लोग क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, परिधि क्या होता है और केंद्र क्या होता है। क्लियर है। इसी में एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्षेत्रफल भी। क्या पढ़ेंगे? अगर ये वृत्ताकार भाग को हम पूरी तरह से पेंटिंग करते हैं, कलर कर रहे हैं, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्रफल। ठीक। और इसका बाउंड्री निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? परिमाप या परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमाप या परिधि। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं बेलन पर। तो जरा सा आप देखिए, ये जो बेलन है
ये चारों तरफ से राउंडेड है, तो इस कंडीशन में जो बेलन होगा उसका दो तरह का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। इनमें से एक को कहेंगे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा को कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ अभी हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं बेलन को। तो बेलन में जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2। एक हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र को हम लोग क्या बोलते थे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल को हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। या बेलन का सिर्फ क्षेत्रफल निकालने बोल रहे हैं, वक्र या पूर्ण कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ हम बोल रहे हैं बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है, कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर है जी? चलिए अब हम लोग इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वक्र मतलब चारों तरफ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। क्लास 8 में भी आपको कई बार पढ़ाया गया है, और जो नहीं पढ़े हैं वो अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अगला जो है बेलन का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा। देखो आप यहाँ पर देखो, ये चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है इसका क्या निकाल लिया आप लोग, 2πr/h। क्लियर है? नीचे में एक वृत्त है, ऊपर में भी एक वृत्त है, यानी कितना वृत्त हो गया, 2 वृत्त। और यहाँ पर आप समझ लीजिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², और वृत्त का परिमाप या परिधि, वृत्त का परिधि ये होता है 2πr। ध्यान रखेंगे वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। मतलब अगर इस वृत्त का चारों तरफ का बाउंड्री ज्ञात करना है तो 2πr रखेंगे, और इसका पूरा निकालना है तो क्या निकालेंगे, πr² रखेंगे, क्षेत्रफल रखेंगे। क्लियर है जी? अब आप देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो बेलन का वक्र भाग लग गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ ही इसमें आप जोड़ेंगे 2 वृत्त, ऊपर और नीचे है कि नहीं है। इस बेलन में नीचे से एक ढक्कन लगा दीजिए, ऊपर से एक ढक्कन लगा दीजिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। बोलो जी। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर? अब आप देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, 2πr है, और ये जो हो गया 2 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यानी हो जाएगा 2πr²। सर आप देखिए कॉमन ले सकते हैं, 2π और r, देखिए 2π और r है, तो 2πr को कॉमन ले लिए, आपके पास बच रहा है h, और इसमें क्या बच रहा है, r बच रहा है, क्योंकि r² का मतलब होता है r गुना r। तो एक r आप कॉमन ले लिए, एक r आप कॉमन ले लिए, बाहर निकाल लिए, तो एक ठो r तो वहाँ बच गया ना बाबू, तो यहाँ बच गया आपका r। क्लियर है कि नहीं है? तो कुल मिला के हमको ये बात समझ में आ गया होगा कि जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको डायरेक्ट फार्मूला की तरफ से हम लोग बोलेंगे 2πr/h+r। क्लियर है जी? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h+r। कोई तकलीफ हो पाएगा? कुछ भी नहीं रटना है, एकदम ईमानदारी पूर्वक घर में 1 से 2 घंटे आप पढ़ेंगे मैथ को, तो आपका पूरा मैथ ना एकदम उड़ेगा आराम आराम से, कहीं कोई तकलीफ ही नहीं होगा, बशर्ते आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं, यहीं के बाद यहीं रह जाते हैं, घर में कॉपी भी नहीं पलटते हैं, तो उसका रीज़न आप खुद भुगत रहे होंगे, और आप देख रहे होंगे क्लास में किसका क्या परफॉर्मेंस है। क्लास में वही परफॉर्मेंस अच्छा दिखा पाएगा जो घर में प्रैक्टिस करेगा, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। मैथ ही क्यों, हर चीज़, हर कोई प्रैक्टिस मांगेगा ना। आप अगर आप अपने साइकिल को रखे हैं तो उस साइकिल को आप बराबर आप उसको रिपेयर नहीं करा रहे हैं या फिर ठीक से नहीं रख रहे हैं, तो वो भी आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वेस्ट, खराब होते जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब उसको आप चलाने लायक नहीं समझेंगे। तो वही माइंड आपका भी है, आप अपने माइंड का यूज आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, आपको जो होमवर्क मिल रहा है, जो पढ़ाई आपको कराने के लिए बोला जा रहा है, जो सिलेबस आपको मिला हुआ, वो सिलेबस को आप पूरा नहीं करेंगे तो वो एटलीस्ट लास्ट में क्या होगा, कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगा। जिस दिन परीक्षा आएगा आप उस दिन परीक्षा के दिन में क्या कर पाइएगा, एक दिन में क्या उखाड़िएगा, बोलो ना यार, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। आप कहते हैं ना कि एक ही दिन में, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हम ना एक ही दिन में एग्जाम के 3 दिन पहले पढ़ेंगे और पूरा आराम से नंबर ले आएंगे।
पास कर लेंगे, तो आपको शायद अच्छा नॉलेज नहीं मिल पाएगा, रट लेंगे आप। फ़ायदा क्या हुआ? साल भर तो आपका वेस्ट हो गया। क्या लगता है आपको दोबारा ये जो साल है 9th क्लास आपका फिर से आ पाएगा? लगता है? अगर ऐसा लगता है तो आप पढ़िए फिर से, दोबारा फेल हो ना फिर से पढ़ना। और हम कभी नहीं चाहते कि हमारे विद्यार्थी फेल हो जाए, और आज तक नहीं हुए तो आगे होने भी नहीं देंगे। समझ में आ गया? तो कृपया करके आप अपना पढ़ाई को सुचारू रूप से घर में कंटिन्यू रखिए, बढ़िया से पढ़िए। कितना पढ़ना पड़ता? ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। 3 घंटा 4 घंटा, अगर यहाँ के बाद आप 3-4 घंटा घर में पढ़ लिए ना तब हो गया। स्कूल में आप लोग हमारे जो गुरुदेव हैं स्कूल के, आपके जो भी टीचर रहे होंगे, डेफिनेटली आपको पढ़ाते होंगे। जिस टाइम में आपका, जिस पीरियड में हो सकता है क्लास टीचर का या फिर कोई भी टीचर का वो टाइमिंग नहीं मिल पाया या फिर कोई काम से वो बिजी हो गए, तो उस कंडीशन में आप अपना खुद का HW बनाइए, अपना प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। जो पीरियड चल रहा है उस पीरियड को आप खुद से निकाल के रिवीजन करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कोचिंग में तो सब चीज़ मिल रहा है। आप ये कोस नहीं सकते कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और अगर ये आप कोसते हैं तो ये आपकी बहाना है, और अगर जो बच्चे बहाना करना सीख गया ज़िंदगी में वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो दुनिया में किसी को भी समय नहीं मिल पाया। एक छोटे बच्चे होंगे ना, वो भी देखिएगा अपना लाइफ में पूरा बिजी रहता, सोना उठना, इधर जाना उधर जाना, खाना पीना खेलना, बस ख़त्म उसका टाइम। दूसरे दिन बोलेगा मम्मी मेरा होमवर्क ही नहीं हो पाया, हम स्कूल नहीं जाएंगे। एक छोटा बच्चा के साथ ये कंडीशन है। और एक बड़े व्यक्ति का भी ले लीजिए जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके साथ भी यही कहानी है। सबके साथ सेम कंडीशन है। टाइम किसी के पास नहीं, 24 घंटा सबके पास है। यही 24 घंटा में जो मेहनत किया वो सफलता पाया, जो नहीं किया वो चला गया। समझ में आ रहा है? अब आप सोचिए, आप पर डिपेंड करता है कि आपको बनना क्या है, सफल बनना है या फिर कहीं इधरे घूरते फिरते ज़िंदगी अपना बर्बाद करना है। तो ये कोई भी होता ना, दुनिया का हर चीज़ बटा जाएगा, दुनिया का हर चीज़ बटा जाएगा, कुछ भी आपके पास नहीं रहेगा सिवाय नॉलेज के। पता है, आप हर चीज़ को बांटिएगा ना तो सब बट जाएगा। अगर आप अपना संपत्ति को बांट रहे हैं तो वो आधा 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 धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हम कोई भी चीज़ को दान करेंगे तो वो धीरे धीरे घटेगा, लेकिन अगर नॉलेज को दान करेंगे कभी नहीं घटेगा, वो और 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना बांटेंगे उतना ज़्यादा। इसलिए हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं, अगर कोई तरह का डाउट है तो क्लास में डिस्कस करिए। क्लास में डिस्कस करने से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। अगर क्लासमेट में सबसे नहीं हो पाया तो फिर हम भी तो हैं, आप हमसे डिस्कस करिए। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाला एक लंब वृत्तीय बेलन। लंब वृत्तीय बेलन, ये कोई बेलन है, ठीक है, जिसका ऊंचाई कितना दे दिया है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? 2πr/h बराबर 88। अच्छा, हम ये तो शायद बताना भूल ही गए कि जो नए बच्चे होंगे उसको तो h भी नहीं मालूम होगा, हो सकता है r भी नहीं मालूम होगा। तो वो नए बच्चे के लिए जिनको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो एकदम बिल्कुल आप बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो सर यहाँ 2 का मतलब तो एक नंबर है। ये जो पाए होता है, ये पाए का वैल्यू होता है 22/7। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम 22/7 यानी 22/7 ही लेके चलेंगे, और कभी कभी क्वेश्चन में इसके बदले में 3.14 का भी वैल्यू दे सकता है। तो पाए का 2 मान आता है, एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14। उसके बाद जो आप r देख रहे हैं वो क्या है? त्रिज्या है। और जो आप h देख रहे हैं, तो जो बेलन होगा वो कुछ ना कुछ लंबा होगा कि नहीं होगा, तो या आप उसको लंबाई कहिए या उसको आप ऊंचाई कहिए। तो बेलन का लंबाई या बेलन की ऊंचाई वो दोनों ही क्या कहलाएगा? h कहलाएगा। ऊंचाई कहिए या तो लंबाई। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब चले हम लोग क्वेश्चन पे। तो सर यहाँ पर जो है वो h दे दिया था, ऊंचाई कितना दिया था? 14 सेंटीमीटर। तो 2 के जगह पर 2 पुट किए, पाए का मान कुछ यहाँ पर नहीं बोला ना। तो क्वेश्चन में ही आपको शुरू में ही कहा गया है कि जब तक कहा ना जाए तब तक पाए का वैल्यू 22/7 लीजिए। तो 22/7। रेडियस हमको पता नहीं है, चलो रेडियस छोड़ते हैं। h का वैल्यू 14 पुट कर दें, बराबर 88। 7 से 2 बार में है कि नहीं। अब आप देखिए 22 दूनी 44 दूनी 88 इंटू r बराबर हो गया 88। तो r का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 88/88, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बार हो गया? 1 बार में।
आई होप आप समझ पाए होंगे। तो सर आपका रेडियस जो है वो कितना निकल गया 1। अब बेलन का व्यास ज्ञात करना हमको, त्रिज्या नहीं, क्या ज्ञात करना, व्यास। तो देखिए जो आपको बताते चलें, ये जो ये वृत्त है, इस वृत्त का ये अंदर वाला यहाँ से यहाँ तक हम लोग त्रिज्या कहते हैं। अभी आप लोग समझे ना, इसको क्या कहते हैं, समझे या नहीं समझे। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को आप अगर हम थोड़ा सा ऐसे करके देख लें तो यहाँ पर देखो एक त्रिज्या इधर हो गया, एक त्रिज्या इधर हो गया, यानी कि एक व्यास में कितना त्रिज्या दिख रहा है, 2 त्रिज्या। तो यानी कि D बराबर हम कह सकते हैं 2 गुना R। एक फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, D बराबर होता है 2 इंटू R, यानी व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। और त्रिज्या अगर निकालने बोलते तो ये जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कर दीजिए, तो D/2। अगर त्रिज्या बोले तो आप ये निकालेंगे, व्यास बोले तो आप ये निकालेंगे। उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। चलिए इसको थोड़ा साइड करते हैं। ये जो है फार्मूला वाला सेक्शन है, आपको उसमें नहीं समझाए थे, आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हमको क्या बोला है सर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोला है वृत्त का आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो जब आधार का व्यास है, आधार मतलब नीचे है ना, तो आधार का व्यास, तो व्यास को हम लोग अभी क्या पढ़े, D, फार्मूला क्या था 2 इंटू R, तो 2 का 2 हो गया, और रेडियस आपका कितना निकला था 1 निकला था, तो 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ देखिए सेंटीमीटर में था, इसलिए यूनिट हम लोग सेंटीमीटर में ही लेके चले। कोई तकलीफ किसी को, समझ में आ गया ना, पक्का ना। चलो बहुत बढ़िया। जो नए बच्चे भी होंगे और वो थोड़ा सा गौर करेंगे, कभी नहीं भी पढ़ेंगे बेलन वगैरह ये सब चीज़, उसको भी एकदम बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें, जो नहीं भी पढ़े हैं, चाहे कोई भी बोर्ड के बच्चे हो। इतना इजी क्वेश्चन हमको लगता है पूरा मैथ में सबसे मस्त चैप्टर है तो ये चैप्टर है। लेकिन पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सब नहीं पढ़े होते हैं, उसको लगता है दुनिया का सबसे हार्ड टॉपिक यही है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा फार्मूलाज होता है। जो फार्मूला रटना है ही नहीं, फार्मूला का कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे हम आपको समझा रहे हैं बार बार, कॉन्सेप्ट समझिएगा ना, बड़ा मजा आएगा सब चीज़ बनाने में। चलिए देखते हैं। धातु की एक चादर 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। धातु एक चादर मतलब धातु का कोई सीट है, सीट समझते हैं आप लोग, उस सीट चादरा जैसे हो गया, उसको क्या करना, मोड़ के एक टंकी बनाना है। तो मान लेते हैं ये मेरा इस तरह का क्या है, बेलनाकार टंकी है, ठीक है जी, जिसका 1 मीटर ऊंचा है, मतलब यहां से यहां तक क्या है, ठीक है। व्यास है 140, मतलब ये जो है यहां से यहां तक पूरा कितना है, सेंटीमीटर। देखो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, कुछ तो करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा हम क्या करना चाह रहे हैं। दोनों का यूनिट क्या करना पड़ेगा, इक्वल। चलिए बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी, इस कार्य के लिए कितने मीटर चादर की आवश्यकता होगी। बंद बेलनाकार टंकी बनाना मतलब इधर भी क्लोज करेंगे और इधर भी क्लोज करेंगे, वक्र या कुल पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब आपके पास जो है हाइट वो है 1 मीटर और आपका जो रेडियस डायमीटर जो दिया था वो है आपका 140, तो रेडियस निकाल लीजिए। अभी पढ़े ना, रेडियस बराबर D/2। रेडियस मतलब हो गया त्रिज्या, ये वृत्त का जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है वो पूरा व्यास का क्या होता है, आधा होता है, हाँ कि नहीं। तो R बराबर D/2, D का मान 140/2, 70, R बराबर हो गया 70 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें, तो जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन गया मीटर। 2 जीरो से उड़ गया तो यहाँ पर क्या हो गया 0.70, क्योंकि 2 जीरो उड़ता है 2 अंक के बाद ऊपर में पॉइंट होता है, बोलो हाँ या ना। अब आप देखो ये जो पॉइंट के बाद जीरो है इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, तो 0 पॉइंट क्या हो गया 7। अब हम लोग निकालते हैं बेलन या बेलनाकार टंकी, बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय, बोलिए क्या होगा फॉर्मूला, 2πr। कितना इजी है ना, नहीं बनेगा आप लोगों से। चलिए तो 2 का 2, पाई के जगह पर 22/7, रेडियस क्या कर दें 0.7 और हाइट कितना दिया था 1 और फिर 0.7,
उम्मीद है आप 7 से इसको कटाएंगे 0.1 बार में, तो 22 दूनी 44, 44 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 4.4, है कि नहीं। और 1 और 0.7 जब आप दोनों को ऐड करिएगा तो हो जाएगा 1.7। कैसे, तो 1 के बाद कुछ नहीं तो 0.0 दे दिए, और इधर 0 पॉइंट क्या है 7 है, तो ये हो गया 7, ये हो गया 1। क्लियर है जी। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई। तो बोले थे ना पॉइंट वाला मल्टीप्लाई से ज़्यादा टेंशन है ना, पॉइंट को भूल जा। 44 गुना क्या कर दिए 17, 17 चौके 68, फिर 17 चौके 68, बोलो हाँ या ना। 8 हो गया, 6 8 14 का 4 हाथ में 1, 6 और 1 7, यानी हो गया 7 4 8। कितने अंक के बाद दशमलव, 1 और 1, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, मीटर, क्योंकि यूनिट हम मीटर में ले गए थे ना, तो इतना मीटर स्क्वायर आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा, ये जो पाइप है कितना लंबा है, ठीक, लंबा मतलब इसका ऊंचाई होगी। चलिए, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 है। इसका मतलब ये जो पाइप है थोड़ा सा क्या है, मोटा है। कैसे, तो कुछ इस प्रकार, इमेजिन कर पाए होंगे कैसा है, कल्पना करो ये कैसा हो सकता है, थोड़ा सा मोटा है, जिसका आंतरिक व्यास कितना दे दिया है 4। आंतरिक व्यास मतलब अंदर वाला ये जो मोटाई है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है, और जो बाहर वाला मोटाई मतलब यहां से लेके यहां तक वो कितना था 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो आंतरिक व्यास है इसको हम लोग मान लेते हैं R1, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास को D1, D ना कहते हैं उसको, तो D1 कितना दे दिया है, अच्छा 4 है ना, 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या यानी R1 मान लो, तो क्या आ जाएगा D/2, D1/2, तो D1 क्या था 4/2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या देखते हैं, बाहरी त्रिज्या। तो पहले बाहरी व्यास कितना दिया था, इसको D2 मान लीजिए, 4.4 दिया था, तो बाहरी त्रिज्या जो होगा वो R2 मान लो आप, तो D2/2 माने 4.4/2, कितना बार में 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं। चलिए, हमको 1 नंबर बोल रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस फिगर को थोड़ा छोटा करें, समझ गए ना फिगर। चलिए, फिगर को हम इधर ले लेते हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं, अंदर घुस जाएगा। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक का मतलब क्या हो गया, अंदर वाला। ये क्या हो रहा है, आंतरिक का मतलब हो गया अंदर वाला, अंदर का जो वक्र है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना, सतह का, ठीक है ना। तो वक्र का मतलब सिर्फ चारों तरफ, ऊपर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला 2πr। तो जो आंतरिक था उसको क्या माने थे हम लोग R1, तो इसलिए रेडियस क्या हो गया R1 बराबर 2 के जगह पर 2π के वैल्यू में 22/7। R1 कितना है जी 2, और हाइट कितना था 77। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। क्या करिएगा आप इसके साथ, 7 से 11 बार में, और कुछ कटना है नहीं। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुना 11, तो 88 गुना 11, देखो 8 8 8 और 8 गुना करने आता है कि नहीं आता। तो यहाँ हो गया 8 16 9, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे। तो ये 1 नंबर था सरकार, अब 2 नंबर आप देखिए क्या है। 2 नंबर जरा क्वेश्चन पढ़िए तो। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो वही रहना है 2πr/h, लेकिन बाहरी को हम लोग क्या माने थे, रेडियस को R2। तो यहाँ R2 लिख दें सिर्फ। तो देखो
2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर 22/7। रेडियस R2 कितना है आपका 2.2 और हाइट कितना था 77। 11 बार में कट गया, 22 दूनी 44 गुना 22 गुना 11, तो 22 दूनी 44, 44 गुना 22 करो तो 44 दूनी 88, फिर 44 दूनी 88, 8 हो जाएगा, 8 8 16 4 में 1, 968 हो गया। और इसको किससे गुना करेंगे हम लोग, फिर 11 से, यानी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 968 968 दो बार हो जाएगा। यहाँ 9 6 8, 8 हो गया, 8 और 6 14 का 4 हाथ में 1, 9 6 15 और 1 16 के 4 में 9 और 1 10, तो 10 6 4 8, क्या अंक का दशमलव था, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आप आंसर वेरीफाई कर लीजिए है कि नहीं है। आंसर तो होगा ही, लेकिन फिर भी वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब आप 3 नंबर देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो बच्चे के माइंड में क्या लग रहा होगा, बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़े हैं या फिर जो पढ़ भी लिए हैं और कंफ्यूजन कर उसके माइंड में क्रिएट होता है, अच्छा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है ना, तो सर तो बोले थे सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2πr होल इंटू h प्लस r लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बात आपको कही नहीं गई है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहाँ पर ना एक पेंटिंग करने का भाग से मान के चलते हैं, हमको पेंटिंग करना है इस भाग पर, तो कहाँ कहाँ पर आप पेंटिंग कर सकते हैं, यानी कि इस बेलन के आंतरिक जो भाग है, आंतरिक भाग कहाँ से कहाँ तक होगा, जरा इसको हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। देखिए ये जो दीवार है, इस दीवार पर आप पेंटिंग करिएगा कि नहीं अंदर से, पाइप थोड़ा सा बड़ा है मान के चलो, अब आप उसमें घुस के पेंटिंग करो, सपोज करो, फिर कहाँ पेंटिंग करिएगा, बाहर में चारों तरफ, समझ में आ रहा है? अंदर में चारों तरफ कर लिए। एक पूल देखें आप लोग, पूल गोल वाला पिलर जैसा, तो आप बाहर में पेंटिंग कर लिए, हाँ सर ये पाइप देख लो आप, बाहर में पेंटिंग कर ली और फिर अंदर पेंटिंग कर लिए, तो इसके मोटाई भी तो है कुछ कुछ, वो मोटाई पर भी पेंटिंग करना है कि नहीं है, उसी को कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सॉरी कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल। यहाँ देखो क्या बोला, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अगर वक्र वाला इसका और इसका वक्र वाला क्षेत्रफल को जोड़ दिए, और ये जो भाग है मेरा बचा हुआ रेस्ट यहाँ से यहाँ तक, इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम बड़ा वाला वृत्त में, ये बड़ा वाला वृत्त में ये छोटा वाला भाग को क्या कर दें, माइनस कर दें, हटा दें, तो मेरे पास यही तो बचा जहाँ पर हमको पेंटिंग करना। तो ये जो है बड़ा वाला वृत्त में, यानी बाहरी वृत्त में आंतरिक वृत्त को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा ये जो आकृति है इस फिगर में क्या ठो है, एक नीचे भी है और एक ऊपर भी है, इसका मतलब 2 गुना होगा, 2 टो आकृति होगा। चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर ध्यान से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुना बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमको ये वाला भाग चाहिए। फिर से हम बार बार समझा रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला भाग चाहिए। अब आप गौर करिए, 968 हो गया जी, 1064.8 हो गया बाबू, ये 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R2 कितना था, 2 या 2.2, 2.2 था, तो 2.2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 22/7 और ये हो गया 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। पता है कॉमन लेना किसी भी क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देता है। अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो वो क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ सकता है आप खुद एनालाइज करिए, क्या कॉमन आएगा। 22/7 इसमें भी, 22/7 उसमें भी। अब ले सर 2 है, कॉमन ले लें, वैसे थोड़ी 2.2 है ना वो, तो 22/7 आपका आ गया कॉमन, यहाँ बच गया 2.2, यानी 22 गुण हो गया 22 का स्क्वायर, तो 22 गुना 22 44, ये 4 हो जाएगा, या 8 4 484। तो 2 अंक के बाद, 1 अंक के बाद दशमलव है, 2 बार गुना हुआ तो 2 अंक के बाद दशमलव, और यहाँ 2 का स्क्वायर क्या बच गया
22/7 तो कॉमन ले लिए, बोलो हाँ या ना। चलिए हम लोग को यहाँ क्या करना था, और हम लोग होशियार हैं। हम तो इतना होशियार है, आप लोग तो महा होशियार है कि नहीं। लग रहा था हमको क्या हो रहा है मेरे साथ। माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। जब आप घटाएंगे तो यहाँ 0.84 होगा। 7 से 12 बार में 12×7 = 84 आया। अब तो मैं सोचूं कि आंसर अंट संट क्यों आ रहा है। तो 44 × 12, 12 चौके 12 चौके टेबल नहीं आता है क्या, 48, फिर 12 चौके 48, 8 4 8, 12 का 2 हाथ में 1, 5 2 8, 5 2 8। तो यहाँ 2 अंक के बाद 0.5। अब ऐड करो, आंसर आएगा 968। आता है ऐड करना, या ऐड करें, कितना आया 2038। आंसर है, मैच कर लो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो क्या करें, आज इतना ही रख लेते हैं। तो चलो बच्चों, उम्मीद है ये सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सारा 1 से लेकर 3 नंबर तक का क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए और क्या क्या चीज़ का कंटेंट आपका छूटा हुआ है, कृपया नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए उस तरह के वीडियोज़ को ला सकें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।